हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में अपने घर पे बिल्कुल सब लोग अच्छे होंगे। और आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जैसे कि पता ही आप लोगों से बात हो चुकी है मेरी व्हाट्सएप पे कि मैं अभी जल्दी ही यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ एंड ऑल। तो हाँ, ये एक नया यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, शिक्षा पॉइंट। हम आप लोगों को घर बैठे बैठे जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, या फिर मैं कहूँ जितनी क्लासेस हैं, कोशिश करेंगे कि आपको सारी की सारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवाई जाए यूट्यूब पे। बस आप मेहनत में कमी ना छोड़ें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जो अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं सिलेक्शन हो, तो आप इन क्लासेस को रेगुलर देखें, आप इनके नोट्स बनाएं, उनको रिपीट करें। टाइम टाइम पर आपको कोशिश की जाएगी कि टाइम टाइम पर आपको जितने भी और स्टडी मटेरियल्स हैं उनके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाए जाएं। कुछ प्रैक्टिस सेशंस रखे जाएं, चाहे वो लाइव क्लासेस के थ्रू हो। हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक अच्छा सा सूटेबल टाइम वो आप लोगों के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। अब आज से आप लोगों को इंग्लिश की क्लास, मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली हैं। इंग्लिश का ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप लोगों को ये पता चलने वाला है कि इंग्लिश में आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश को हम समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसके सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, एक सेक्शन हुआ जिसे आपने कहा ग्रामर। क्या कहा, बोल के बताएं। आप बोलेंगे अपने आप को सिखाएंगे, आप बोलेंगे आप अपने आप को सिखाएंगे, बोलना मत छोड़िए। नो डाउट इंग्लिश लिखना और पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आज के टाइम पर बोलना भी हो गया है। इंग्लिश के वर्ड्स को जितनी ज़्यादा बार आप बोलेंगे आपको उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो कीप स्पीकिंग। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश। मैंने कहा इंग्लिश को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों के सामने, जिसे क्या कहा जाएगा, ग्रामर। तो ग्रामर में अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो, ग्रामर के भी एक्चुअल में दो तरह के ग्रामर हुई, जिसको मैं दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। इसमें फर्स्ट जो टाइप आता है वो टाइप जो बेस्ड है वर्ड्स पे, वर्ड बेस्ड ग्रामर। एक सिंगल शब्द को पढ़ते हुए, एक शब्द किसी भी सेंटेंस में आया हुआ शब्द उस अपनी ग्रामर की कौन सी प्रोफाइल रखता है, उसको समझने के लिए हमें वर्ड बेस्ड ग्रामर पढ़नी होती है। इसके अंदर जो चैप्टर्स आप लोग सीखते हो वो जो हैं वो मैं लिख देता हूँ। जैसे कि आपके सामने इसमें आता है नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, एक आता है आपका इंटरजेक्शन। ये 8 चैप्टर्स हैं जो वर्ड बेस्ड हैं, इन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से या फिर किसी भी ग्रामर के टॉपिक से अलग रखा गया है। एक्चुअल में उसको किसी भी पार्ट में घुसाया नहीं गया है, लेकिन वो हर पार्ट के अंदर आकर इनके मीनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो उसका जो नाम है, जिसे आप कहते हो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसे आप आर्टिकल्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इस आर्टिकल्स को, तो ये हुए सारे के सारे वो चैप्टर्स जो वर्ड बेस्ड हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर के ही दूसरे सेक्शन की, तो इसका जो दूसरा सेक्शन है वो होगा सेंटेंस पे बेस्ड। किस पे बेस्ड होगा, सेंटेंस पे बेस्ड। इन सेंटेंस बेस्ड जो ग्रामर के जो टॉपिक होंगे, उनमें जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको सीखने चाहिए, आप जानते हो हर कोई कहता है बेटा बस टेंस सीख ले ज़िंदगी सुधर जाएगी। जी हाँ, आपका प्यारा टेंस, ये हम सीखेंगे। टेंस को मैं आपको बता दूं कि हम टेंस को 3 लेवल में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 बार आपको टेंस सिखाया जाएगा। बट घबराइए नहीं, हर बार आपका लेवल अप होगा। पहले जैसे कि एकदम बेसिक्स, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे, हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में कैसे बनती है, तो पहले वो सीखेंगे। फिर उसके बाद में उनके थोड़े बहुत यूसेज सीखेंगे। फिर ये आपस में डिफरेंट किस तरह से हैं वो हम सीखेंगे, और एग्ज़ाम किस तरह से इसमें कंफ्यूज कराता है, किस तरह के क्वेश्चंस देता है,
वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। टेंस सिखाया जाएगा आपको। फिर टेंस के बाद में एक बारी आती है अगले चैप्टर की जो इसमें आप सीखते हो, और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत ही प्यारा चैप्टर। अगेन ज़्यादातर एग्जाम के इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद में आप सीखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स के बाद में आप सीखते हैं लाइक क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के बाद में आप सीखते हैं नरेशंस या फिर वॉइस। नरेशन और वॉइस दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, इन्फॉर्म कर दूँ। कुछ लोग इस एक वहम में हूँ, क्या पता कुछ लोगों को ना पता हो कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही चैप्टर है। नरेशंस जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हो, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नाम का चैप्टर कभी आपने सीखा होगा। तो ये हुआ आपका एक पार्ट, ग्रामर का एक पार्ट। इंग्लिश में पहला पार्ट ग्रामर, जिसको हमने 2 टाइप से सीखा। फिर बारी आती है इसी में आपके बी पार्ट की, यानी कि अंग्रेज़ी के दूसरे हिस्से की, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, तो वो हमारा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जिसे वोकैब्स आप कह सकते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब हुआ शब्दों का ज्ञान, कि किस तरह से आपको वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, किस किस तरह के वोकैबुलरी आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें जो देखने को मिलती है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के अंदर आपको नज़र आता है, और वो है जैसे कि सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स के। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। किसी भी शब्द के जैसे मतलब वाला एक और दूसरा शब्द, किसी भी शब्द के मतलब के विपरीत मतलब वाला शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, समान शब्द, विपरीत शब्द, ठीक है। फिर आपको इसी में कुछ और शब्द भी आते हैं, कुछ और भी टाइप होती हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि OWS, जैसे स्टूडेंट्स OWS के नाम से जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगर मैं बात करूं SSC एग्ज़ाम के हवाले से, तो वहां पर इसके हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पोर्शन के होते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी कि OWS का मिल जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाता है, उसके लिए आपको एक सिंगल शब्द या कोई फ्रेज़ चुननी होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि ओके, वन वर्ड आपको चुनना है, मैं कहूँ अ प्लेस वेयर हिंदूज गो फॉर वर्शिप, तो उसके लिए वन वर्ड अगर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे, टेम्पल। एकदम बेसिक एग्जाम्पल आपको समझाया है, और इसको भी एक अच्छे लेवल पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर इसी के अलावा आपको अब कुछ और शब्दों से रूबरू करा दूं जिसकी ज़रूरत आपको वाकई में है। देखो, अब आपके एग्ज़ाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आपसे अब पूछे जा रहे हैं वो हैं होमोफोन्स। मैंने आपके सामने लिखा होमोफोन्स, तो कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो कि होमोफोन्स एक्चुअल में होता क्या है, तो उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। होमोफोन्स का मतलब, ये शब्द भी अपने आप एक तरह से रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें अगर आप बात करें, होमो अपने आप में एक रूट वर्ड है और फोन्स अपने आप में एक दूसरा रूट वर्ड है। होमो जहाँ पर भी मतलब आता है, इसका मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर, यानी के जैसा, किसी के जैसा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोन्स, तो इसका मतलब हमेशा जिस भी शब्द के साथ लगता है, इसका मतलब बनता है आवाज़। अंग्रेज़ी में आप इसे समझें तो साउंड। क्या हुआ मेरे दोस्तों, होमो का मतलब हुआ, बोल के बताएं, वेरी गुड, शाबाश। फ़ोन का मतलब हुआ, करेक्ट। तो होमोफोन्स ऐसे शब्द हुए जिनकी आवाज़ एक जैसी है, लेकिन मीनिंग, उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप शुरू से जानते हैं, बस आपने हो सकता है उन पे ध्यान ना दिया हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपके सामने इसका एग्जाम्पल, होमोफोन का एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो देखिए, ये रहा एक शब्द, इसे पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएं एक बार, वेरी गुड। अच्छा, वीक। अगर मैं बात करूँ एक और शब्द, इसे भी पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा हुआ है, फिर से वही, वीक। तो जब आप इनको बोल रहे हो तो आवाज़ कैसी आ रही है, सेम, एक जैसी, वीक, लेकिन क्या इनका मतलब एक है?
बिल्कुल नहीं। आवाज़ जब बोलते वक्त जब उन शब्दों का आप उच्चारण करते हो आवाज़ एक जैसी आई लेकिन इनका मतलब अलग अलग हुआ, इन्हीं शब्दों को आप क्या कहते हो? होमोफोन्स कहते हो। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक शब्द है और दूसरा शब्द एक और, ये देखिए शब्दों में बोलेंगे क्या? सी, लेकिन फ़र्क तो है। अब इनको समझ लेते हैं थोड़ा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि समझाने की ज़रूरत, लेकिन फिर भी इस वीक की अगर आप बात करो, इसको एक तरीके से समझते हैं। देखो, 2 में ताकत होती है तो उसका मतलब 1 कमज़ोर हुआ। जिस वीक में 1 ई है, जिस वीक में 1 ई है वो कमज़ोर है, ठीक है। और दूसरा वाला आप जानते ही हैं, वीक यानी कि सप्ताह। वैसे मेरा हिंदी से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको आने वाले समय में जब भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा, लगातार चलती रहेंगी ये, कोशिश करूंगा कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखा पाऊँ और आप भी इसी चीज़ की कोशिश कीजिए। अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में सीखिए। अगर आप अंग्रेज़ी को हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना सीख रहे हैं तो आप गलत जगह पर हैं। आई एम सॉरी, हो सकता है बुरा लग रहा हो, और अगर इस तरह से कोई सिखा रहा है तो भी मैं यही कहूँगा, हिंदी से अंग्रेज़ी एक तरह से आपको लंगड़ा बनाती है। आप अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में सीखिए। अरे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? हर चीज़ इंसान कर सकता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन इसी बात पर आप भरोसा कितना करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो समझिए, इस सी की अगर आप बात करें, आप सभी लोगों को पता है इसका मतलब हुआ देखना, लेकिन इस सी की आप बात करते हैं तो ये हुआ समुद्र, ओशेन जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। बड़ा ही बेसिक मीनिंग है, एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है, होमोफोन्स। तो एक कैटेगरी आपके सामने आती है होमोफोन्स की, जो नई मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो रिवर्स जाकर इनके एग्जांपल्स लिख, वैसे ज़रूरत नहीं है, जब इनको अलग से सिखाया जाएगा तब आप इनके नोट्स बना सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसी में आता है जिसे आप कहते हो होमोनिम्स। एक और कैटेगरी आप लोगों के सामने, मैंने कहा होमोनिम्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ी देर पहले आप समझते आए हैं कि इस होमो का मतलब तो होता है सेम। क्या होता है, एक बार बोल के बता दो? सेम। क्या होता है? सेम। लेकिन अगर आप बात करते हो, ये आगे लिखा हुआ NYM, निम, इस निम का मतलब क्या होता है? इस S से तो प्लूरल बनाया जा रहा है, तो निम का मतलब होता है नेम। करेक्ट। अगर आप बात करो इन्हीं शब्दों की, इसमें लिखा हुआ होता है सिनोनिम। सिनो का मतलब हुआ समान, सिमिलर, और निम का मतलब हुआ नेम। एंटो का मतलब हुआ विपरीत, एंटोनिम। निम का मतलब हुआ नाम, विपरीत नाम। ठीक ऐसे ही होमो यानी कि सेम, नाम। अगर नाम ही सेम है यानी कि स्पेलिंग ही सेम है, उच्चारण आप अलग करोगे कैसे? ठीक है, उच्चारण भी एक तरह से उनके सेम ही होंगे। तो होमोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हुआ एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, उसी तरीके से लिखा जाएगा, उसी तरीके से बोला जाएगा, लेकिन उसके यूज़ के हिसाब से उसके मतलब अलग अलग होंगे। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल जनरली जो मैं क्लास में देता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक शब्द है छोटा सा, मैं आपके सामने लिखूँ कैपिटल, तो इस कैपिटल के क्या मतलब हैं? इसी शब्द के मतलब समझ लेते हैं। इसी कैपिटल को आप जानते हैं, एक मतलब इसका बनता है राजधानी। अगर मैंने कहा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ माय कंट्री या फिर ऑफ इंडिया, तो दिल्ली राजधानी, यहाँ पर इस कैपिटल का मतलब क्या बनेगा? राजधानी। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इन्वेस्टेड ऑल हिज कैपिटल इन दिस बिजनेस, तो यहाँ पर ही इन्वेस्ट अगर कोई भी चीज़ किया जाएगा तो यानी कि वो क्या हुआ? कोई अमाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल का जो मतलब निकलता है वो निकलता है पूंजी, पैसा। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि व्हेन यू राइट अ नेम of a person, of anything, whenever you write a name, then you need to write the first letter in capital. समझिए, मैंने कहा जब कभी आप किसी का नाम लिखते हैं तो आपको पहला अक्षर किसी के भी नाम का अंग्रेजी में कैपिटल से लिखना होता है, अक्षर कैपिटल लिखना होता है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे बना बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं यहीं पर कैपिटल को लेकर, अगर मैंने एक नाम लिखा अंकित,
तो इस अंकित का ए मुझे बड़ा लिखना पड़ा, यानी कि अभी ये कैसा है, कैपिटल है। इसी के अलावा अगर इस कैपिटल की आप बात करते हो तो कैपिटल से ही आप समझ सकते हैं, कैपिटल के साथ में एक और शब्द कोलोकेशन आपको नज़र आता है, एंड दैट इज़ पनिशमेंट। जब कैपिटल के बाद में पनिशमेंट आपको नज़र आए तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कैपिटल का मतलब हुआ, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हुआ मृत्युदंड। तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या बनता है, मृत्यु। शब्द एक है लेकिन इसके यूज़ के हिसाब से अलग अलग मायने निकल आते हैं। राजधानी की मैं बात करूं, मैं कहूं, दोबारा समझाता हूं, चंडीगढ़ इज़ कैपिटल फॉर 2 स्टेट्स। चंडीगढ़ इज़ कैपिटल फॉर 2 स्टेट्स। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। फिर अगर मैं बात करूं कैपिटल का पूंजी का मतलब, जैसे कि अगर मैं कहूं ही लॉस्ट ऑल हिज कैपिटल इन शेयर मार्केट, उसने अपनी सारी पूंजी गंवा दी शेयर मार्केट में। फिर मैं बात करूं कैपिटल का बड़े अक्षर के हिसाब से, मैं लिखूं लाइक व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस यू नीड टू राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, बड़ा अक्षर हुआ। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, अब यहाँ पर अगर मैं मृत्युदंड की बात करूं, कैपिटल का मतलब अगर मृत्यु से हो तो इसमें किस तरह से मतलब निकलता है। अगर मैं कहूँ कि द क्रिमिनल वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, जो दोषी था उसको क्या दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो ये अंग्रेजी में आपको ये सब चीज़ें, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, वीडियो लंबा चला जाएगा। वोकैबुलरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको सीखनी है, जैसे कि आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स में बता चुका हूँ। अब साइनोफोन्स आते हैं या फिर एपोनिम्स होते हैं, कई सारे शब्द हैं, ये हमें आपको वोकैबुलरी में सीखने हैं। इसके अलावा हम एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सीखेंगे इसी के अंदर, किस तरह से आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या फिर किस तरह से आप सफिक्स यूज़ करके शब्दों के मतलब को चेंज करते हैं। तो इन सभी प्रीफिक्स और सफिक्स के यूसेज को भी हम सीखेंगे, ये भी वोकैबुलरी का एक अच्छा पार्ट है। अब बारी आती है अंग्रेज़ी के ही तीसरे हिस्से की। अंग्रेज़ी के इस तीसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, जो कि आजकल अगर ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के एग्ज़ाम्स की, जैसे कि आपका चाहे कैट का एग्ज़ाम है या फिर जेट का एग्ज़ाम है, IIFT एग्ज़ाम है, या फिर आपका अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम है, बैंक है, या फिर SSC है, इन सभी एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा पोर्शन है वो बन गया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कौन सा पोर्शन है, एक बार बोल के बता दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सीखेंगे पैसेजेस, इसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप लोग सीखेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। पैसेजेस के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लोज टेस्ट। ठीक है, इस ऊपर वाली चीज़ को एक बार मिटा देता हूँ। क्लोज टेस्ट के अलावा जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें PQRS या फिर पैराजंबल्स के नाम से एग्ज़ाम में जाना जाता है। पैराजंबल्स, इनमें होता क्या है, इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। पैराजंबल्स ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ आपको देखने को मिलती है आजकल, एक और नया ट्रेंडी क्वेश्चन है जिसे आप वर्ड स्वैप कह सकते हो, वर्ड स्वैप। और क्लोज टेस्ट की ही तर्ज पे एक और नई चीज़ शुरू की गई है जिसे आप फिलर्स के नाम से जानते हो। तो ये सारा का सारा आपकी अंग्रेज़ी का सिलेबस है। ये वो सिलेबस है
जो अंग्रेज़ी में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। शुरुआत नो डाउट आपके बेसिक बनाने से ही हमें करनी होगी। हम इससे शुरुआत करते हुए हम इन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे, बट नो डाउट यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कुछ क्लासेस हो जाने के बाद में वोकैबुलरी की क्लास के साथ साथ इन ग्रामर की क्लास के साथ साथ आपको वोकैबुलरी की क्लास है वो भी अवेलेबल होने लग जाएगी। फिर प्रैक्टिस के लिए हम इन्हीं वोकैबुलरी और इन्हीं ग्रामर के क्वेश्चंस को हम क्लोज टेस्ट में समझ सकते हैं, या फिर फिलर्स के क्वेश्चंस में, या फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट, जो भी आपके सिलेबस में आने वाली चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। पैसेज का मतलब सभी को पता होगा, कुछ लाइंस, करीब 500 से 700 शब्दों का एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है। उसी पैराग्राफ में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्स में ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ में 8, 10, 15 भी। क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक इसी हिसाब से इसमें भी एक पैसेज होता है। फ़र्क ये होता है, इसमें जो भी पैसेज होता है उस पैसेज में कुछ जगहों पर ब्लैंक आपको दिया जाता है, कुछ जगहों पर ब्लैंक दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस के नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 91, 92, 93, 94, एक और ब्लैंक क्रिएट कर देता हूँ 95। क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे कि अब ये पैसेज के बाद में इसके नीचे क्वेश्चन लिखा होगा 91 का, तो इसमें ऑप्शन ए पे एक शब्द लिखा है, ऑप्शन बी पे एक शब्द लिखा है, सी पे, डी पे या फिर ई पे, इस तरह से शब्द दिए होते हैं। आपको 91 में, यानी कि इस लाइन में ये जो ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में इस क्वेश्चन पे दिए गए 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल शब्द है, सूटेबल वर्ड है, जो इस ब्लैंक को फिल करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा। तो इन सभी शब्दों को किस तरह से समझना है, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, एक बेहतरीन तरीके के साथ आप सीखने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, जिसको सबसे डिफ़िकल्ट समझा जाता है, उसको आपको एक फार्मूले की तरह से, जिस तरह से मैथ्स में हम चीज़ें करते हैं, उस फार्मूले की तरह से इसको पढ़ाऊँगा मैं आपको समझ आने लग जाएगा, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, आप खुद से नए पैसेजेस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पैराजंबल के क्वेश्चंस की, तो बड़ा ही आसान है इनको समझना। पैराजंबल्स की अगर टाइप्स की मैं बात करूं, पैराजंबल्स जिसे एसएससी के बच्चे PQRS कहते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि ए नंबर पे एक लाइन लिखी हुई है, बी पे एक और लाइन लिखी हुई है, सी पे एक और लाइन लिखी हुई है, इस तरह से CDEF करके 6 लाइन या 8 लाइन आपको दी जा सकती हैं। अब ए पे एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये ना समझें एक लाइन यानी कि एक ही सेंटेंस होगा। हो सकता है ए के ऊपर एक लाइन की बजाय ये 5 सेंटेंसेस का एक लाइन दिया हो, एक छोटा पैराग्राफ जैसा दिया हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जंबल कराया जाता है। जंबल कराया जाना मतलब कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये ABCD लिखे गए, एग्ज़ाम आपको एक निश्चित ऑर्डर में देता है, ए के बाद में बी लाइन, सी लाइन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसके अंदर ये लाइन ऐसी तरह से हो, ज़रूरी नहीं, हो सकता है हो। तो आपको ये पता करना है कि ये जो भी जितनी भी लाइंस हैं, इन सभी लाइंस में से अगर मैं बात करूं कि 5 लाइंस हैं, मान लीजिए 5 लाइंस हैं, तो सवाल ये है सबसे पहले स्थान पर इनमें से कौन सी लाइन आएगी। आपने चुना कि डी लाइन सबसे पहले आएगी, डी के बाद में ई लाइन आएगी, फिर आपको लगता है कि इसके बाद में ए लाइन होना चाहिए, फिर आपको लगता है सी होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए। तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। अगर इस तरह से ये हैं तो ये आगे पीछे करके दी जा सकती हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी ABCDE डायरेक्ट भी दे दिया जाता है, डिपेंड करता है, राइट। हम कह नहीं सकते कि वो नहीं आता, ये नहीं कह सकते। बाकी आपको इनको जंबल होते हैं, अनजंबल करना होता है। वर्ड स्वैप की बात करें तो ये एकदम से जैसे ब्लैंक्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। फिलर्स की बात करूँ, ब्लैंक्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, बस इसमें टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो कभी एक सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक दे दिया जाता है, कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक या कभी कभी 3 ब्लैंक भी दे दिया जाता है। जितने ज़्यादा ब्लैंक्स होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान है, क्योंकि 3 में से 1-2 शब्द का मतलब, एक शब्द का मतलब भी पता होने की वजह से
हम कुछ ऑप्शंस हटा सकते हैं, कुछ ऑप्शंस सही मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो यही आएगा। ठीक है, खैर अगर मैं बात करूँ वर्ड स्वैप की, तो वर्ड स्वैप में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी एक बार समझ लीजिए। वर्ड स्वैप में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा कि एक लाइन दी गई है, आपको एक जगह पर दो शब्द लिखे हुए मिलेंगे। हो सकता है ये दो तरीके से आता है। इसका टाइप फर्स्ट टाइप जो होगा वो दो अलग अलग वर्ड होंगे, इसमें ए वर्ड और ये बी वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये दोनों अलग अलग शब्द हो सकते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द होने का मतलब है, मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि डे और यहाँ पे लिखा है नाइट। अब आपको सेंटेंस या पैराग्राफ समझ के पता लगेगा कि यहाँ पर डे शब्द सही है या नाइट शब्द सही है। ठीक है, तो पहला टाइप ये, इसमें आपको लगातार एक क्वेश्चन के अंदर जैसे कि 3-4 जगह पर इस तरह का ब्लैंक दे दिया जाता है। ठीक है, मान लो कि 3 जगह पे हैं एक क्वेश्चन में, तो इसका आपको सही सीक्वेंस बताना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको लगता है नाइट होगा, दूसरे वाले में 2 नए और शब्द होंगे, उसमें आपको लगता है ए वाला शब्द सही है, तीसरे में आपको लगता है इसमें भी ए सही है, तो ये आपका BAA सही आंसर हो जाएगा। शब्द अलग अलग दिए जाएं, कभी कभी इन्हीं को ही ईजी बनाने के लिए स्पेलिंग टेस्ट इसमें किया जा रहा है। स्पेलिंग टेस्ट किस तरह से इसमें हो रहा है, ए के ऊपर जैसे कि मान लो कि एक शब्द है जो लिखा हुआ है, एक अच्छा सा शब्द आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो कॉनाइजर एक शब्द है। ठीक है, अब इस शब्द एक तो ये स्पेलिंग है, दूसरी तरफ ए पे आपको ये स्पेलिंग दी हुई है और बी पे आपको एक और स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ। एक ये शब्द है, तो ए और बी में से कौन सी स्पेलिंग ठीक होगी, इसमें देखिए कितना फ़र्क है, ERNRE, इतना सा फ़र्क है। बस स्पेलिंग टेस्ट का एक तरीका होता है, इसको भी वर्ड स्वाइप के हिसाब से रखा जा सकता है। ऐसे एक शब्द इसमें चेक हो जाएगा, एक ही शब्द की 2 स्पेलिंग इसमें चेक हो जाएगी, 2 स्पेलिंग इसमें चेक हो जाएगी। सही स्पेलिंग्स वाले आपके ऑप्शंस होते जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो कि फर्स्ट में आपका बी सही है और दूसरा ए और बी में से भी आपको बी सही लग रहा है, तो और तीसरे में आपको ए और बी में से ए सही लग रहा है, तो इस बार आपका आंसर होगा BBA। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस के टाइप को समझ पा रहे होंगे। तो ये है वो सारा सिलेबस और इस पर हम क्लासेस अब शुरू कर देंगे। कल से मैं आप लोगों को यहाँ से ग्रामर के पोर्शन से शुरू करता हुआ कुछ ही दिन के बाद में वोकैबुलरी आपके साथ साथ शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट आप सब लोग जानते ही हैं, बस आपको अपने सभी दोस्तों को, जिन लोगों को पढ़ना है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दें। उन लोगों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hope you are fine at home. Stay at home. Stay happy.